हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं अर्थात क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि के क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में समझेंगे। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है और फिर अपनी नोटबुक में इन्हें लिखना है। बेटा, आंसर लिखने से पहले आप साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चित्रों में दर्शाए गए रोगों को संक्रामक अथवा असंक्रामक रोगों के रूप में समूहित कीजिए। संक्रामक जिन्हें हम संचरणीय और असंक्रामक जिन्हें हम असंचरणीय रोग भी कहते हैं, उन समूह में बांटना है। हमें रोगों को आइडेंटिफाई करके उनके नीचे संक्रामक है या असंक्रामक रोग है अर्थात संचरणीय है या असंचरणीय, वो हमें बताना है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं पहले वो जान लेते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो फैलते हैं। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। अब हमारा पहला जो पिक्चर दी गई है वो है सर्दी, जुकाम और फ्लू की, तो ये किस में आएगा? संक्रामक संचरणीय रोग में। सेकंड है आंत्रज्वर जिन्हें हम टाइफाइड भी बोलते हैं, ये भी संक्रामक रोग है। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, ये असंक्रामक है, असंचरणीय रोग है। अस्थमा या दमा ये भी असंक्रामक रोग है। और जो छोटी माता है चिकन पॉक्स, वो संक्रामक रोग है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रखेंगे, क्वेश्चंस को वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, आंसर यहां से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रोगों को व्यापक रूप से संचरणीय और असंचरणीय रोगों के रूप में अर्थात संक्रामक और असंक्रामक रोगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोगों को पहचानिए अर्थात असंचरणीय रोगों को हमें पहचानना है। पहला आंत्रज्वर जिसे टाइफाइड कहा जाता है, सेकंड है अस्थमा, थर्ड है मधुमेह, फोर्थ है खसरा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसमें दोनों के दोनों रोग असंक्रामक है या असंचरणीय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख में है सेकंड ऑप्शन अस्थमा और मधुमेह डायबिटीज। ये दोनों के दोनों ऐसे रोग हैं जो एक बीमार व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, असंचरणीय है, असंक्रामक है, जो नहीं फैलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में फ्लू का प्रकोप हुआ है, आपके अनेक सहपाठी अनुपस्थित है जबकि कुछ खांसते और छींकते हुए विद्यालय आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा फ्लू, आधा फै ले बड़े की मात्रा फ्लू, और प्रयोग नहीं है, यहाँ पे प्रकोप आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपनी एनसीईआरटी साथ में रखेंगे ताकि क्वेश्चंस में अगर कुछ गलती है तो आप वहां से करेक्ट करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब इसमें पहला पार्ट है, संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए विद्यालय द्वारा तत्काल क्या उपाय किए जाने चाहिए? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कक्षाओं की सफाई और कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया जाए, छात्रों को मास्क पहनने के लिए कहा जाए, हाथ धोने की व्यवस्था की जाए और बीमार छात्रों को घर भेजा जाए। ये सारे स्टेप्स को अपनाकर विद्यालय फ्लू को रोकने में हेल्प कर सकता है। सेकंड पार्ट है, यदि आपके साथ बेंच पर बैठने वाले सहपाठी में फ्लू के लक्षण दिखने लगे तो आप उन्हें दुख अथवा ठेस पहुंचाए बिना कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आपके सहपाठी यानी कि आपके दोस्त को, आपके मित्र को फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसको बिना ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए, आप उसे कैसे समझाएंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, मैं उनसे विनम्रता मीन्स बहुत ही प्यार से, दयालुता से दूरी बनाए रखने का निवेदन करूंगा या करूंगी, उन्हें मास्क पहनने की सलाह दूंगी और उन्हें आराम करने एवं डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रेरित करूंगी। ठीक है, अगर कोई बॉयज आंसर को लिख रहा है तो करूंगा और अगर कोई गर्ल लिख रही है तो करूंगी। तो इस प्रकार हम अपने आंसर्स लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इस स्थिति में आप स्वयं को और दूसरों को संक्रमित होने से कैसे बचा सकते हैं? तो हम अपने आप को और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोऊंगी, मास्क पहनूंगी, भीड़ भाड़ से बचूंगी, खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना या ढकूंगी और स्वस्थ भोजन तथा
पर्याप्त नींद लूंगी। इन तरीकों को, इन स्टेप्स को अपनाकर मैं अपने आप को और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा सकती हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपकी एनसीईआरटी का, आपका परिवार ऐसे स्थान पर यात्रा की योजना बना रहा है जहाँ मलेरिया का प्रकोप है, यानी कि मलेरिया बहुत फैला हुआ है। तो 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। पहला है यात्रा से पूर्व, यात्रा के समय और यात्रा के पश्चात आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हमने तीनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन के आंसर को। पहला यात्रा से पूर्व, अर्थात यात्रा शुरू करने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले गंतव्य स्थान पर मलेरिया की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि जहाँ पर हमें जाना है घूमने, वहाँ के स्थान पर मलेरिया की जो स्थिति है कैसे है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। सेकंड, डॉक्टर से परामर्श लेंगे और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखेंगे। मच्छररोधी क्रीम, मॉस्किटो नेट और फुल बाजू के कपड़े, टॉर्च, ORS, थर्मामीटर आदि तैयार रखें। टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करवा ले। ठीक है, अगर टीकाकरण उपलब्ध है या अपने हेल्थ का चेकअप भी करवाना चाहिए जाने से पहले। यात्रा के समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यात्रा के समय हम पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनेंगे, मच्छररोधी क्रीम का नियमित उपयोग करेंगे, मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करना है, ठहरे हुए पानी के आसपास जाने से बचेंगे, शाम और रात के समय विशेष सावधानी बरतेंगे। और यात्रा के पश्चात, यात्रा के बाद, घर लौटने के बाद भी 2-3 सप्ताह तक सावधानियां जारी रखेंगे। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर दर्द जैसे लक्षणों पर ध्यान देंगे। यदि कोई लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। उपयोग की गई दवाई, क्रीम को सुरक्षित रखें और बच्चों को भी बचाव के उपाय बताएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये सावधानियां हमें बरतनी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। आप अपने भाई अथवा बहन को मच्छरदानी या मच्छर प्रतिकर्षी क्या होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ओडोमास वगैरह जो हम यूज करते हैं, का महत्व कैसे समझाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में बेटा हम अपने भाई बहन को बताएंगे कि मच्छरदानी, जिसे मच्छर जाली भी कहते हैं, हमें मच्छरों के काटने से बचाती है, विशेषकर रात के समय। यह विशेष रूप से मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर से सुरक्षा देती है। मच्छर प्रतिकर्षी, जिन्हें रिपेलेंट कहा जाता है, मच्छरों को हमारे पास आने से रोकते हैं। इनका नियमित उपयोग करने से मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमारी सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यदि ऐसे क्षेत्रों में यात्रा स्वास्थ्य सलाह की अनदेखी करते हैं तो क्या हो सकता है। जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा, अगर ऐसी जगहों पर हम यात्रा करेंगे तो क्या क्या संभावित खतरे हमें हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका यहाँ से होगा, यहाँ वाला जो ये बॉक्स है इसमें है। सबसे पहले है कि कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। मलेरिया होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर जटिलताएं हो सकती है, जैसे एनीमिया, मस्तिष्क पर प्रभाव, किडनी फेलियर आदि। कभी कभी यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। बीमारी के कारण यात्रा का आनंद खराब हो जाता है और आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, आपके चाचा जी ने अपने मित्रों की संगत में पड़कर धूम्रपान करना आरंभ कर दिया है, जबकि यह सर्वविदित है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है, यानी कि मौत भी हो सकती है इसके कारण। तो यहाँ पे बेटा ये जो ये जन की लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड आएगा जबकि, जय ब कै छोटी की मात्रा जबकि। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसको भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, तो सबसे पहले वही देखते हैं। पहला पार्ट है इसका, आप उन्हें ठेस पहुंचाए बिना, यहाँ आएगा ठेस पहुंचाए बिना उनसे ऐसा क्या कहेंगे जिससे कि वे इसे छोड़ दे, धूम्रपान करना छोड़ दे। उत्तर में हम लिख सकते हैं, चाचा जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ या करती हूँ और आपकी सेहत की चिंता करती हूँ। धूम्रपान से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। आइए हम मिलकर इसे छोड़ने का प्रयास करें। आपकी अच्छी सेहत हम सबके लिए बहुत जरूरी है,
क्योंकि जो स्वस्थ जीवन सबसे कीमती है। यहाँ पे कर्ता लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे भी, तो आप कर बॉय हैं तो करता हूँ लिख सकते हैं, अगर गर्ल हैं तो करती हूँ लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है, यदि आपके मित्र ने पार्टी में आपको धूम्रपान करने के लिए कहा तो आप क्या करेंगे? मैं इसका उत्तर लिखूंगी, मैं विनम्रता से मना कर दूंगा या कर दूंगी और कहूंगा कि मैं धूम्रपान नहीं करती क्योंकि यह मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं अपने मित्रों को भी समझाऊंगी, बॉय है तो समझाऊंगा लिखेगा, कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें गलत आदतों से दूर रखते हैं। मैं पार्टी का आनंद लूंगी या लूंगा लेकिन धूम्रपान नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है बेटा इसी क्वेश्चन का, विद्यालय ऐसी हानिकारक आदतों से विद्यार्थियों को बचाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये अधूरा है तो लिखना है आपको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि एनसीईआरटी साथ में रखें। क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसर्स ठीक है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम, भाषण, पोस्टर, प्रतियोगिता और नाटक आयोजित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की कक्षाएं लेकर धूम्रपान के दुष्प्रभाव बताए जा सकते हैं। परामर्श काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। विद्यालय परिसर को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कर सख्ती से पालन कराया जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो विद्यालय अपनाकर बच्चों में इन आदतों को बढ़ने से रोक सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सानिया अपनी सखी विनीता से कहती है, प्रतिजैविक औषधियां किसी भी संक्रमण को ठीक कर सकती है, इसलिए हमें रोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। विनीता ऐसे कौन कौन से प्रश्न पूछ सकती है जिससे सानिया समझ सके कि उसका कथन गलत है। सानिया ने जो कहा उसका जो कथन है वो गलत है, तो जो विनीता है वो उससे ऐसे कौन से प्रश्न पूछ सकती है जिससे सानिया को समझ आ जाए कि हम सभी बीमारियों के लिए प्रतिजैविकों का प्रयोग नहीं कर सकते। विनीता कौन कौन से प्रश्न पूछ सकती हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, 6 प्रश्न हैं, आप इनमें से कोई भी 3 या 4 लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या तुम्हें पता है कि हर रोग का कारण अलग अलग होता है? क्या एक ही दवा हर कारण को ठीक कर सकती है? सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम जानती हो कि कुछ जीवाणु दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पे दवाओं का असर नहीं होता? क्या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना सुरक्षित होता है? फोर्थ, क्या घरेलू देखभाल, साफ सफाई, पोषण और टीकाकरण भी संक्रमण से बचाव में जरूरी नहीं है? फिफ्थ है, क्या सभी संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है अर्थात जीवाणुओं के कारण होता है? वायरस और फंगस से होने वाले संक्रमणों के लिए दवाएं अलग नहीं होती? सिक्स्थ, यदि कोई दवा गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा ली जाए तो क्या उसके दुष्प्रभाव नहीं हो सकते? तो ये सभी क्वेश्चंस विनीता सानिया से पूछ सकती है। विनीता सानिया को कैसे समझाएगी? विनीता समझाएगी कि हर संक्रमण की प्रकृति अलग होती है, हर फैलने वाले रोग की जो प्रकृति है उसका नेचर है वो अलग होता है और हर दवा हर संक्रमण पर काम नहीं करती। कोई भी दवा तभी असर करती है जब सही रोग, सही मात्रा और सही समय पर ली जाए, अर्थात जो दवा लेंगे हम उसे सही रोग के लिए लेंगे, सही मात्रा में लेंगे और सही समय पर लेंगे। इसलिए रोगों की चिंता करना नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि सही जानकारी, सावधानी और डॉक्टर की सलाह से काम लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, निम्नलिखित तालिका में 1 वर्ष की अवधि में एक चिकित्सालय में अंकित किए गए डेंगू के मामलों की संख्या की जानकारी दी गई है। यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने डेंगू के कितने मामले आए वो दर्ज किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, आप एक बार ग्राफ दंड आलेख बनाइए जिसमें वाई एक्स पर मामलों की संख्या और एक्स एक्स पर माह के नाम अंकित हो। अपने निष्कर्षों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे और उससे पहले हम दंड बार ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनता है आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर, ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमें महीनों के नाम दिखाए हैं और वाई एक्सिस पर मामलों की संख्या दिखाई गई है। इसको आप कॉपी में बनाएंगे और फिर जब हमने इस डाटा को ऑब्जर्व किया, इसका विश्लेषण किया, तो हमें क्या क्या जानकारी मिली। पहली जानकारी मिली है कि जनवरी से सितंबर तक डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। जून से सितंबर मानसून के महीने में मामले सबसे अधिक है। अक्टूबर के बाद से मामलों में लगातार कमी हुई है।
यह वर्षा, नमी और जल जमाव के कारण डेंगू के बढ़ने की संभावना दर्शाता है। अब जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन 3 महीनों में डेंगू के मामले सबसे अधिक थे? तो सबसे अधिक मामले थे जुलाई, अगस्त और सितंबर, हर महीने 65। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किस महीने अथवा महीनों में मामले सबसे कम थे? तो जनवरी में सबसे कम थे, 10 ही केस थे। थर्ड क्वेश्चन है, डेंगू के सर्वाधिक प्रकोप वाले महीनों में कौन से प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारण रहे होंगे या इसके प्रमुख कारण बन सकते हैं? तो बेटा सर्वाधिक मामलों का जो कारण है वो ये है कि मानसून के दौरान वर्षा, नमी, जल जमाव, गंदा पानी, खुले बर्तन। यहाँ पे बर्तन की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना आप, ऐसे आएगी। बर्तन, कूलर, टायर आदि में मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाता है, इसलिए इन महीनों में ज्यादा केसेस निकल के आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कुछ ऐसे निवारक उपाय सुझाइए जो समुदाय अथवा सरकार द्वारा ऐसे समय से पूर्व किए जा सकते हैं जब डेंगू के मामले सबसे अधिक होते हैं, ताकि डेंगू के प्रकोप को कम किया जा सके। तो आंसर हो सकता है इसका, पानी जमा ना होने दे, कूलर, गमलों, टायर आदि को साफ रखे, मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव करे, जागरूकता अभियान चलाए, सरकारी स्तर पर नियमित फॉगिंग कराए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम खुद भी अपनाकर या गवर्नमेंट भी इनको अपनाकर मच्छर से होने वाली बीमारियों को कम कर सकती है। अब है क्वेश्चन 8। कल्पना कीजिए कि आप एक विद्यालय के स्वास्थ्य अभियान के प्रभारी हैं। इस भूमिका में आप संचरणीय और असंचरणीय रोगों को कम करने के लिए कौन कौन से मुख्य संदेश देंगे? तो बेटा सबसे पहले आप इन दोनों स्पेलिंग्स को अपनी एनसीईआरटी की बुक से लिखेंगे। मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ। यहाँ आएगा संचरणीय यानी कि संक्रामक रोग, और नीचे वाले में आएगा असंचरणीय। ठीक है। अब आप आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्वच्छता अपनाएं, हाथ धोए, साफ पानी पिए, संतुलित आहार ले और व्यायाम करे, टीकाकरण करवाए, मच्छरों से बचाव करे, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूर रहे। तो ये सब इसके आंसर्स में आएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यह सलाह दी जाती है कि वायरल संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी या फ्लू में प्रतिजैविक औषधियां न ले। क्या आप इस सलाह के संभावित कारण बता सकते हैं? तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे आएगा सलाह, ठीक है, और यहाँ पे नहीं की जगह न ले। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा क्योंकि वायरल यानी कि विषाणु संक्रमण बैक्टीरिया से नहीं होते, जीवाणु संक्रमण जीवाणुओं से नहीं होते, इसलिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं उन पर काम नहीं करती। इनका जो गलत उपयोग है वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और दवा प्रतिरोध बढ़ सकता है, यानी कि दवा लेने के बाद भी हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में दवा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ने के बाद, पर्टिकुलर दवा लेने के बाद भी हमारे शरीर पर उस दवा का प्रभाव नहीं पड़ता उस बीमारी से ठीक करने के लिए। अब है 10th क्वेश्चन। किसी संक्रमित व्यक्ति के उत्सर्जी पदार्थों द्वारा पेयजल को संदूषित होने पर निम्नलिखित में से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 10th बेटा। इसमें आंसर होगा आपका कौन कौन से रोग है, पहले वो देख लीजिए। यकृत शोथ या नीचे र है कह के नीचे, हेपेटाइटिस ए भी बोलते हैं, क्षय रोग जिसे टीबी बोला जाता है, थर्ड रोग है पोलियोमाइलाइटिस, फोर्थ है हैजा और फिफ्थ है चेचक। तो इनमें से कौन सी ऐसे रोग हैं जो दूषित जल के कारण होते हैं? तो हमने चैप्टर जब डिस्कस किया था तो इसमें इस कैटेगरी में हमने 2 रोग पढ़े थे यहाँ पे, जो यहाँ पे आएंगे। तो आंसर होगा आपका हैजा और यकृत शोथ, हेपेटाइटिस ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हैजा और हेपेटाइटिस ए। ठीक है। 11th क्वेश्चन है 11वां। जब हमारा शरीर किसी रोगजनक रोगाणु का पहली बार सामना करता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सामान्यतः कम होती है, परंतु जब उसी रोगजनक से पुनः सामना होता है तो शरीर की प्रतिक्रिया पहली बार की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते बेटा। कि कहना चाहता है कि जब भी कोई जीवाणु या बीमारी फैलाने वाला कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करता है बीमार करने के लिए, तो पहली बार में जब हम ठीक होते हैं तो लेट ठीक होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वो कम होती है, लेकिन दोबारा अगर हम बीमार होते हैं उसी जीवाणु या रोगाणु से,
तो हमारा शरीर जल्दी प्रतिक्रिया देता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा क्योंकि पहली बार शरीर उस रोगजनक को पहचानता है और उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी अपने अंदर बना लेता है। और दूसरी बार जब वही रोगजनक आता है तो हमारे शरीर में, तो ये कोशिकाएं जो होती है, जो बीमारियों से लड़ते हैं, ये तेजी से सक्रिय होकर एक्टिव हो जाते हैं और अधिक एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे रोग जल्दी नष्ट हो जाता है। रोग फैलाने वाले जो रोगजनक है वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं और रोग भी जल्दी ठीक हो जाता है और प्रतिक्रिया अधिक प्रबल होती है। तो बेटा इस चैप्टर में आपके 11 ही क्वेश्चंस है, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। और ध्यान रहे, स्वच्छता, सतर्कता और स्वास्थ्य ही क्या है? हमारी शक्ति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अच्छे से कमेंट देना भी ना भूलें। थैंक यू।